देवकुंड गांव चारों तरफ सफेद चादर सी बर्फ बिछी हुई थी। पहाड़ों की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। अवनी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल के किनारे गई थी। उसका दुपट्टा बर्फ पर घिसटता जा रहा था, लेकिन उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे बर्फ में कोई हलचल दिखाई दी। वो झुकी और देखा, एक नौजवान लड़का बर्फ में अधमरा पड़ा था। उसके माथे से खून बह रहा था और कपड़े भीग चुके थे। हे भगवान, ये कौन है? अवनी ने घबराते हुए कहा। वो दौड़कर उसके पास गई। उसकी नब्ज देखी, धड़क रही थी लेकिन कमजोर। अवनी ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे उठाया और घर की ओर चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन था ये अजनबी और कैसे पहुंचा यहाँ? देवकुंड गांव की सुबह आमतौर पर शांत होती थी, लेकिन आज अवनी के घर में बेचैनी थी। दादी ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, बर्फ आज और गहरी है। इस लड़के का हाल क्या है बच्ची? अवनी ने धीरे से चारपाई के पास जाकर देखा। लड़का अब भी बेहोश था। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और शरीर पर रजाई। उसकी सांसें अब थोड़ी सहज लग रही थी। कुछ देर बाद उसके होंठ हिले और उसने धीमी आवाज में कहा, माँ माँ। अवनी चौंक गई। दादी, इसे होश आ रहा है। दादी तुरंत गर्म काढ़ा लेकर आई। लड़के ने अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे उसकी आंखों में डर, भ्रम और थकान एक साथ थी। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम देवकुंड में हो, मैं अवनी हूँ। तुम बर्फ में मिले थे, अधमरे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक वह माथा पकड़कर गिर पड़ा। क्या हुआ? दादी और अवनी एक साथ बोले। मुझे कुछ याद नहीं, उसने मुश्किल से कहा। अवनी और दादी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब ये सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि एक रहस्य था। अवनी ने आरव को धीरे धीरे संभालना शुरू किया। दादी ने साफ कह दिया था, जब तक इसे याद ना आ जाए ये यहीं रहेगा। भगवान ने भेजा है तो कोई वजह होगी। आरव घर के छोटे कमरे में रहने लगा। हर दिन उसकी तबीयत थोड़ी सुधरती, लेकिन यादें जैसे किसी बर्फीले तूफान में कहीं खो गई हों। एक दिन अवनी उसे गर्म दूध देने आई। तुम्हें कुछ याद आया? उसने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। बस एक सपना आता है बार बार। कोई पेड़ के नीचे बैठा है, धुंध है और मैं भाग रहा हूं किसी से। अवनी चौंकी। कोई चेहरा देखा? नहीं, बस एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ दिखता है। अवनी का दिल एक पल को रुक गया। उसका अपना दुपट्टा भी लाल था। दूसरे दिन गांव में कुछ लोग आए, पुलिस वाले। उन्होंने एक फोटो दिखाई। क्या आपने इस लड़के को देखा है? अवनी और दादी दोनों सहम गए। फोटो में आरव ही था, पर नाम लिखा था आर्यन मेहरा। यह संदिग्ध है एक पुराने केस में। अगर दिखे तो तुरंत बताएं। पुलिस चली गई, लेकिन अवनी के भीतर एक बवंडर उठ चुका था। आरव, जो अब तक एक पीड़ित लग रहा था, क्या वो सच में मासूम है? आरव अब घर के कामों में हाथ बटाने लगा था। लकड़ियां काटता, दादी के लिए पानी भरता और कभी कभी गायों को चारा भी डालता। अवनी जब उसे देखती तो कहीं न कहीं मन का कोना नरम पड़ जाता, लेकिन शक अब भी बना हुआ था। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। नीचे घाटी में सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। अगर तुम्हें सब कुछ याद आ जाए और तुम वापस जाना चाहो तो? अवनी ने पूछा। आरव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर वहां कुछ ऐसा है जो मुझे यहां से दूर कर दे तो शायद मैं यहीं रहना पसंद करूं। अवनी उसकी ओर देख रही थी। कुछ कहती, तभी वो नीचे गिरा एक पुराना स्केचबुक उठा लाई। उस स्केचबुक में कुछ अधूरी तस्वीरें थीं, किसी लड़की की और एक पेड़। ये तुमने बनाई है? उसने पूछा। आरव ने आंखें बंद कर ली। हाँ, ये सपना है जो हर रात आता है। अचानक उसकी सांसें तेज हो गई। सिर पकड़कर बैठ गया। वो पेड़, वहां कोई चिल्ला रहा है। आग थी वहां। अवनी घबरा गई। आरव, सांस लो, मैं यहीं हूं। उसी वक्त दूर किसी मंदिर की घंटी बजी और आरव बेहोश हो गया।